जय हिंद बच्चों। क्लास नाइन्थ का आज हम फिज़िक्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर चल रहा था इसका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने इससे पहले न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ प्रॉपरली स्टडी कर लिया था, उसके बाद आज हम न्यूटन के सेकंड लॉ स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझने से पहले हमें एक टर्म है मोमेंटम, इसे समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम समझ में आएगा, उसके बाद हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। मोमेंटम क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मोमेंटम क्या है। डेफिनेशन अगर हम देखें मोमेंटम की, तो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल may be defined as quantity of motion possessed by particle and it is product of mass and velocity of particle। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर मोमेंटम देखें तो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मे बी डिफाइन एज, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस बाय पार्टिकल। मोशन में कितनी बॉडी पार्टिकल में कितनी मोशन है, उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करता है मोमेंटम। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ मोशन है पार्टिकल में, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और दूसरी वर्ड में हम देखें तो क्या होता है, पार्टिकल के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। तो डेफिनेशन जो बनेगी वो होगी आपकी, p से हम डिनोट करते हैं इसको, p इज इक्वल टू m मास हो गया, v इसकी वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसको, वेक्टर साइन लगा के लिखें तो p आपका इस तरीके से आएगा और m स्केलर होता है तो ये, तो p यानी कि मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है पहली चीज़, और v भी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, m आपकी क्या है, स्केलर है। अगर हम अब यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी किस तरह से बन जाएगी, यूनिट कैसे बनेगी इसकी? देखिए, m का मतलब क्या हुआ, मास है आपका, मास को हम शो कर सकते हैं ग्राम में, इनटू v मतलब इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो सकता है ये। और अगली चीज़, इसको हम क्या और चेंज करना चाहें अगर, तो मास को अगर हम किलोग्राम में लें तो किलोग्राम में आ गया ये रहा, और फिर उसके बाद ये आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एक ये हो सकती है क्वांटिटी। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है चेंज करना चाहें तो, कि अगर हम दोनों तरफ सेकंड, यहाँ भी सेकंड का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी, तो क्या बनेगा, केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड आप साइड में चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ए, किलोग्राम आपका मास हो गया तो ये एम, इसको आप पैक कर दीजिए, और सेकंड से हम टाइम को डिनोट करते हैं ये टी, तो एम ए क्या होता है आपका फोर्स एफ इंटू टी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपके मोमेंटम का, इसी की हेल्प से हम निकालते हैं ये वाली एक और यूनिट। एक और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक बार और इसको देखें सिंपली, कि अगर आपका मोमेंटम p इजिकल टू एम इंटू वी दिया हुआ है, दोनों साइड पे आपने t का मल्टीप्लाई और t का डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, m इंटू वी अपॉन टी इंटू टी। v अपॉन टी मतलब चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या बनेगा,
एम इंटू ए इंटू टी। एम इंटू ए हो जाता है आपका फोर्स, एफ इंटू टी, इसलिए हम इसकी यूनिट नोट करते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। सिंपल। इस तरीके से मोमेंटम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट आपकी ये हो जाएगी आपकी सीजीएस पॉलिसी में, सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट हो जाएगी, और एमकेएस की यूनिट ये है। एमकेएस सीजीएस आपको बड़ी क्लासेस में आपको पता लगेंगे, फिलहाल आपने ये याद रखना है, ये सीजीएस में, ये एमकेएस में। चलिए अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to applied unbalanced force। यहाँ तक इसकी एक डेफिनेशन सिंपल कंप्लीट है। तो क्या कहना चाह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बॉडी के जो मोमेंटम में चेंज होगा और उसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, जो उस बॉडी पर फोर्स लगाया गया है। ठीक है, यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to force applied, force applied। ठीक है, इस तरीके से ये कहना चाहता है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल वे में डेरिवेट कर लें इसको, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ड्राइव करें अगर हम, तो ड्राइव में हम स्टार्टिंग करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एज्यूम किया p1 से, बॉडी का मास m और इसकी जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में u। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल मोमेंटम, उसे हमने डिनोट किया p2 से, बॉडी का मास सेम रहेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, v हो गई। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p2 माइनस p1, p2 यानी कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल माइनस कर देना, तो इसे हम लिखेंगे एम वी माइनस एम यू। एम आपका कॉमन आ गया, वी माइनस यू, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें देखना है, पहले तो हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, अब आता है रेट। जब भी यहाँ वर्ड आएगा रेट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जब भी कहीं भी ये वर्ड आता है रेट, इसका मतलब होता है हमें टाइम टी से डिवाइड करना होता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम टी से डिवाइड करना होता है जब भी ये वर्ड आता है रेट। और फोर्स को हम लिखते हैं एफ से, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, ये हो गया एम वी माइनस यू अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ। ये आपका सेकंड लॉ कहना चाहता है ये चीज़। ठीक है, ये हो गई सेकंड लॉ की चीज़। अब एक चीज़ क्या हो सकती है इसमें, देखो ये v माइनस यू अपॉन टी है, इसको एक साइड पे ले आए यहाँ पर, v माइनस यू अपॉन टी, तो चेंज इन द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी क्या होता है आपका, एसेलरेशन। पहले आपको पढ़ाया था एसेलरेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, ओवरऑल a, m की जगह पे क्या पुट करना है अब हमें, m के बाद v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर a पुट कर देंगे, और इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे f, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
अब ये जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाना चाहेंगे अगर हम, तो हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब F इज इक्वल टू के एम ए, और के की वैल्यू जो होती है वो हम वन लेते हैं, तो के को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, वन लेते हैं, के इज इक्वल टू वन। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये होगा फाइनल फॉर्मूला आपका। ठीक है, इसे हम क्या, इस लॉ, ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स में ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब देख लेते हैं फोर्स की यूनिट कौन कौन सी हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, एफ इज इक्वल टू एम ए का। ठीक है, यहाँ एफ आपका फोर्स है, एम आपका मास है, और ए आपका एक्सेलरेशन। एफ फोर्स की यूनिट कितनी होती, क्या होती है? फोर्स की यूनिट इज इक्वल टू होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट आपने न्यूटन पुट करनी है हमेशा, ज़्यादातर यही यूनिट लिखने में आएगी, और इसी को आपने याद रखना है मोस्टली। ठीक है, अब आता है अगर आप फोर्स की एक छोटी यूनिट चाहते हैं, ये तो यूनिट होती है आपकी एम के एस में। अगर आप सी जी एस में चेक करना चाहते हैं, तो सी जी एस में होती है डाइन। ठीक है, फोर्स की यूनिट। अब डाइन का और न्यूटन का रिलेशन चेक करना चाहें, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, जैसे होता है ना सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन होता है कि एक मीटर में 10⁻100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम। ऐसे ही एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये इनके बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ एक वर्ड आता है के जी एफ। 1 kgf या 2 kgf इस तरह से आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक तो होता है ये 1 kgf का, ये आप नोट करके भले ही लिख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। या तो आएगा कि 1 kgf 2 kgf, या फिर क्या आएगा, के जी वेट, के जी वेट इस तरह से। 1 kg वेट या 1 kg या 1 kg वेट, इसका मतलब होता है 9.8 न्यूटन। अब मान लो ये कह रहा है कि 3 kgf, तब कैसे लिखेंगे? 9.8 × 3 न्यूटन, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप, सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना स्मार्ट टफ चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको प्रॉपरली। चलिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। चलिए, अब एक थोड़ा सा नोट पॉइंट है, और एक क्वेश्चन है जो मोस्टली आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्राइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या करना है कि सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ ड्राइव करना है। अब याद करने की चीज़ ये है कि फर्स्ट लॉ आपको याद होगा क्या होता है। फर्स्ट लॉ सिंपली क्या होता है, याद होगा आपको कि हमने लिखवाया था कि अगर कोई चीज़, कोई बॉडी जो है रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगी। मोशन में है, तो वो क्या है, मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कि जब तक फोर्स उस पर, अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तब तो चेंज होगी इनकी पोजीशन, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो जैसे है वैसे ही रहेगी उसकी कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी, इस पॉइंट की हेल्प से सेकंड लॉ का यूज़ करके फर्स्ट लॉ ड्राइव करेंगे। तो देखो सेकंड लॉ अभी हमने बताया था, सेकंड लॉ अभी बताया था। सेकंड लॉ क्या होता है, एफ फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमने कहा कि फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, जो पोजीशन है वही रहेगी इसकी, तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब फोर्स एफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो कैसे लिखेंगे, इफ अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो।
अगर जो फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब फोर्स जीरो हो गया, तो इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे हम। जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब जो टर्म है वो वहाँ जीरो के पास जाके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। टी इधर जाएगा तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और एम इधर आएगा अगर, तो ये डिवाइड में जाके यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस का यू इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, v इज इक्वल टू यू, यानी कि फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों सेम हो गई, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने लास्ट में एक लाइन लिखनी है, v इज इक्वल टू यू। अगर हम v इज इक्वल टू यू ले रहे हैं तो ये हम कहेंगे इट शोज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। यही चीज़ हमें हमें लास्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि v इज इक्वल टू यू, यानी कि इनकी वेलोसिटी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी स्पीड है जो कि स्टार्टिंग और फाइनल दोनों की सेम है। तो चेंज ही नहीं हुआ मोशन में। हमने ये कहा था ना मोशन में है तो मोशन में चलती रहेगी, तो चेंज ही नहीं हुआ, फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या है इसका मतलब, अ लार्ज फोर्स, large force acting for short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force. Impulse of force, a large force acting for short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। यानी कि एक बड़े अमाउंट का फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और बहुत कम टाइम के लिए, तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज, ये एक चेंज कर देता है मोमेंटम में, बॉडी के मोमेंटम में एक चेंज ला देता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। यानी कि इसको हम अगर दूसरे वर्ड में कहें तो फोर्स का इफेक्ट कितना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं। अब दूसरे वर्ड में अगर इसकी डेफिनेशन लें तो सिंपल सा दूसरा वर्ड में आ जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये सिंपल से वर्ड में आ जाती है। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है। ये इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी अगर आप यूनिट चेक करना चाहें तो इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, ये हो गई आपकी इम्पल्स की यूनिट, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर एक पॉइंट है आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये इसका भी एग्जाम्पल आएगा, मैं भी आपको एग्जाम्पल से और समझाऊंगा। अभी टॉपिक क्लोज नहीं हुआ है, एक दो टॉपिक और आने हैं उसके बाद एग्जाम्पल चलेंगे इसके, ठीक है। देखिए क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, फोर्स एफ, अभी हमने किया था, फोर्स एफ क्या था, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये कुछ था। और अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो एम वी क्या था पी टू और ये पी वन अपॉन टी, और एफ चल ही रहा है आपका, टी को आप यहाँ ले आइए तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। तो एफ इंटू टी क्या है आपका, एफ इंटू टी है इम्पल्स,
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू P2 - P1, मतलब क्या हो रहा है, ये चेंज इन द मोमेंटम। तो इसे लिख सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स किसके इक्वल हो गया, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स की वजह से मोमेंटम में चेंज हो जाता है, ये कहना चाहते हैं बस ये। इसी को हम कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ इम्पल्स या फिर मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्पल्स इक्वेशन, इम्पल्स इक्वेशन। ठीक है, ये होता है सिंपली। और इनकी जो एप्लीकेशन है आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगी, अभी हम आपको बताएंगे एग्जांपल, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, इम्पल्स एक चीज़ समझने की है यहाँ पर कि इम्पल्स के बारे में कि ये फोर्स को इंडिकेट करता है। और अगर हम डेफिनेशन देखें तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एफ इंटू टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चेंज करें ये, इस टर्म को आपने क्या करा, कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मतलब इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, इसका मतलब इसकी अभी कोई चेंजमेंट की वैल्यू नहीं है। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया, आप इसे f इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, तो t वहाँ गया अगर, तो f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन टी। अगर कांस्टेंट हट जाता है तो इन्वर्सली का साइन लग जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब ये अपॉन में आता है ना, कि अगर f ज़्यादा है तो t कम, t ज़्यादा है f कम। इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम को कम करते जाएंगे तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आप टाइम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, ये सिंपल कहने का मतलब है इसका। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। देखो, पहला एग्जांपल है आपका, ये चीज़ समझ लेना, टाइम बढ़ाते जाएंगे फोर्स का इफेक्ट कम होता चला जाएगा। टाइम बढ़ा अगर हमने घटा दिया तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो मैं ये पेन है, इस पेपर पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने इसको 10 सेकंड के लिए अगर इसको दबाए रखा, फोर्स लगाए रखा, तब इसका इसमें होल ज़्यादा होगा। अगर मैंने यही पेन उसी फोर्स के साथ अप्लाई किया और सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड हो गए, तब इतना इफेक्ट नहीं हुआ। देखो, तो जितना ज़्यादा टाइम आप बढ़ाएंगे उतना कम फोर्स का लगेगा मैटर, और जितना ज़्यादा टाइम कम करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये चीज़ अब समझ में आएगी। एक मिनट देखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स हैं। देखो, अब क्या होता है जब कैच लेता है क्रिकेटर। ठीक है, जब हम खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, कैचिंग बॉल, तो क्या करते हैं हम, तो एक बंदा कैच लेता है तो उस बॉल को हाथ में लेने के लिए वो हाथ को, बॉल आ रही होती है और हल्का सा हाथ पीछे करता है, जिससे कि बॉल की वजह से हाथ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम पड़ता है, चोट कम लगती है हाथों पर। तो ये क्यों, बॉल के साथ साथ हाथ को पीछे हल्का सा ले जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेटर जब कैच लपकते हैं तो बॉल को वो हल्का सा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, या आपने भी फील किया होगा। तो ये क्यों करते हैं, क्या उनको टाइम बढ़ाना है, टाइम को बढ़ाना है ताकि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए क्या होता है दूसरे एग्जांपल में। जंपिंग ऑन सैंड, अगर हम किसी रेतीले टीले पर कूदते हैं कंपेयर टू द एक रफ रोड, एक तो रफ रोड है और एक है रेतीला टीला। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेतीला टीला। इस पर अगर हम कूदेंगे तो हमें चोट कम लगेगी, इस पर कूदेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। अब इस पर हम कूदते हैं तो चोट कम क्यों लगती है, क्योंकि जब हम इस पर कूदेंगे तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ धंसेगी और हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। मैंने बताया था टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी कि हमें स्टेबल होने के लिए टाइम मिल गया, लेकिन यहाँ पर स्टेबल होने के लिए टाइम नहीं मिलता,
अगर आपने जंप किया तो वो फिर आपको चोट लगनी है इसमें। ठीक है, ये चीज़ ऐसे होती है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल है जिसे आपने स्टडी करना है बुक से प्रॉपरली, देन उसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। कल हम इसके एक दो चार न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और थर्ड लॉ। ठीक है, अगले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।